नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले साइंस की क्लास में हमने आपको पाचन तंत्र हम बता रहे थे आपको, और पाचन तंत्र में हमने मुख गुहा से लेकर के ग्रसनली और फिर आमाशय और फिर उसके बाद छोटी आंत के एक एक भाग से मतलब डिओडेनम से होते हुए जेजुनम और जेजुनम से इलियम तक हमने बता दिया था। और हमने बताया था कि जो भी पाचन होता है डिओडेनम में हो जाता है, उसके बाद जेजुनम में कोई पाचन नहीं होता है, फिर इलियम में, क्योंकि तीनों छोटी आंत का ही भाग है, फिर इलियम में आंत्र रस पाई जाती है, आंत्र ग्रंथियां। तो आंत्र रस उनसे निकलता है, तो उनमें 4-5 प्रकार के जो एंजाइम निकलते हैं जो भोजन के पाचन में सहयोग देते हैं। वहां पर भोजन ऑलमोस्ट पच जाता है, मतलब सारा भोजन पच जाता है। उसके बाद आगे की कहानी देखिए। ये तो था डिओडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के। इसी तरह से बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलम और रेक्टम। तो जो ये इलियम है छोटी आंत का इलियम, यहां तक हमने बताया था आपको, उसी के आगे हम जोड़ते हुए चल रहे हैं। ये जो इलियम है यहीं से जुड़ा हुआ है बड़ी आंत का सीकम पार्ट। बड़ी आंत का पहला पार्ट सीकम, ये, और दूसरा पार्ट कोलम, और तीसरा रेक्टम। तो जो ये सीकम वाला भाग जुड़ा है, सीकम बड़ी आंत का, और ये छोटी आंत का इलियम, यहीं पर एक पार्ट होता है हमारे शरीर का जो अब मानव में तो अवशेषी अंग बन चुका है, लेकिन किसी समय में मानव जब आदिवासी हुआ करता था, जब पेड़ पौधों के छाल खाया करता था, पत्ते वगैरह खाया करता था, घास फूस खाया करता था, कंदमूल ये सब खाया करता था, जानवरों की भांति जिंदगी थी, आदिवासियों की भांति जिंदगी थी। उस समय ये जो अवशेषी अंग है इसका नाम है अपेंडिक्स। इसका क्या नाम है? अपेंडिक्स। और उस समय जब मनुष्य जनजातियों की तरह मतलब आदिवासियों की तरह जीवन बिताता था, उस समय ये अपेंडिक्स क्रियाशील था और बड़ा था। क्यों? क्योंकि इसका काम था, क्या काम था? सेल्यूलोज का पाचन करता था। ये सेल्यूलोज का पाचन करता था, अब भी करता है, लेकिन किसमें? जानवरों में। अब मानव विकसित हो गया है, घास फूस नहीं खाता, पेड़ों की छाल नहीं खाता, पत्ते वगैरह नहीं खाता, अपना भोजन सरल रूप से पका करके सरल पदार्थ में चेंज करके उसको तब खाता है। तो अब इसका काम रह नहीं गया है मनुष्य में, इसलिए सिकुड़ कर छोटा हो गया है। तो अब छोटा हो गया है, इसका कोई काम ही नहीं है, इसलिए ये अवशेषी अंग बन चुका है मनुष्यों में। लेकिन जानवरों में ये बड़ा है। क्यों? जानवर पेड़ों की छाल, घास फूस, पत्ते कुछ भी खा लेते हैं, इसलिए ये जानवरों में बड़ा है, क्योंकि उनमें सेल्यूलोज का पाचन करना पड़ता है। इसलिए इसका वर्क जानवरों में अभी है, इसलिए ये वहां पर एकदम से एक्टिव है और बड़ा है। लेकिन मनुष्यों में छोटा हो गया, अवशेषी बन चुका है, कोई काम नहीं है। तो ये था अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स के बारे में हमने बता दिया, ये सेल्यूलोज का पाचन करता है। बस अब आगे चलिए। ये जो सीकम वाला भाग है, बड़ी आंत का पहला भाग, तो बड़ी आंत का जो पहला भाग है, इनमें भोजन, अब चूंकि जो भी भोजन था वो ऑलमोस्ट छोटी आंत में सब पच चुका, अब कुछ बचा नहीं, जो भी बचा वो मल के रूप में बचा। लेकिन ये जो सीकम वाला भाग है ये क्या करता है, जब भोजन इसमें आता है तो इसमें जल की मात्रा होती है और कुछ लवण होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं और जल होता है। तो बड़ी आंत का बस इतना काम है कि जल का अवशोषण करता है, लवण जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करता है और भोजन को आगे जाने देता है। ये मल के रूप में आगे जाता है
कोलम में, और कोलम से फिर रेक्टम में आता है और फिर मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो बड़ी आंत का भोजन के पचाने में कोई उपयोग नहीं है, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है भोजन का। बस इतना काम होता है सीकम में कि जो जल होता है और जो खनिज पदार्थ लवण होते हैं उसको सोखता है, अवशोषित करता है बस, और आगे भोजन को जाने देता है। भोजन सीकम से फिर कोलम में होते हुए, रेक्टम में होते हुए बाहर मल के रूप में निकल जाता है। तो कहने का मतलब है साथियों, आप पूरी पाचन प्रक्रिया जो है वो समझ चुके हैं, पूरी पाचन प्रक्रिया समझ चुके हैं। अब इस पाचन प्रक्रिया में हमने कहा था यहाँ एक होता है क्या, यकृत। तो यकृत के कुछ और भी काम है, इसलिए यकृत में स्पेशली लिखवाना चाहता हूं। यह हेडिंग डालिए यकृत, हेडिंग डालिए यकृत। अब इसके पॉइंट वाइज ऐसे नोट करते चले जाइए। कुछ स्पेशल इसके जो वर्क हैं वो मैं लिखवाऊंगा, नहीं लिखवाऊंगा तो ये गलत होगा, इसलिए मैं यकृत के जो स्पेशल वर्क हैं वो जरूर लिखवाऊंगा। तो हेडिंग डालिए यकृति, और उसमें पहले पॉइंट में लिखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। हालांकि मैंने मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये बताया था, लेकिन लिख लीजिए पॉइंट में, जब सारे पॉइंट लिखना है तो उसमें ये भी शामिल है। लिखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद वजन 1.5 किलो से 2 किलो होता है। उसी पॉइंट में आगे थोड़ा बढ़ा दीजिए कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन 1.5 किलो से 2 किलोग्राम होता है। दूसरे पॉइंट में लिखिए यह डायाफ्राम से लटकी होती है, लटकी होती है। ये ऐसे लटकी होती है, देखिए ये ऐसे लटकी होती है, ठीक। तो वही लिखवाए हैं कि यह डायाफ्राम से लटकी होती है। इसके आगे लिखिएगा कि शरीर में विषाक्त भोजन को अविषाक्त बनाती है। मतलब जहरीले कुछ जो आते हैं शरीर में, चले आते हैं या भोजन के रूप में, इस नली के रूप में चले आए यहाँ से आमाशय से होते हुए, तो यह विषाक्त भोजन में जो होते हैं उसको अविषाक्त बनाती है। मतलब इसमें गुण होता है कुछ नुकसानदायक कीटाणु बैक्टीरिया को मार देने का। तो विषाक्त पदार्थों को अविषाक्त में बदलती है। चौथे पॉइंट में लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चले जाइए। अनाज के उपापचय में सहायता करती है। हमने बताया था कि यहाँ इसके जो है पित्त होता है और उसमें पित्त में पित्त रस होता है। पित्त रस में क्या होता है, पित्त रस में 2 वर्णक होते हैं, बिलवर्डिन और, हमने बताया था बिलुरुबिन और बिलवर्डिन, याद रखा करिए। तो हमने क्या कहा कि अनाज के उपापचय में सहायता करती है ये। क्यों? क्योंकि इससे जो जूस आता है डिओडेनम में वो भोजन को पचाने में सहायक होता है। उस जूस में एंजाइम्स होते हैं, वो भोजन को जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में बदलने का काम करते हैं। हमने आपसे कहा था कि जो है वसा को जल में घुलनशील बनाता है ये, ठीक है। तो वही हमने कहा कि ये भोजन को के उपापचय में सहायक होती हैं। चौथा पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए। चौथा एक पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को मत भूलिएगा, चाहे और भूल जाइए, लेकिन इसको मत भूलिएगा। भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण
होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, भ्रूणीय अवस्था में, उस समय रक्त का निर्माण बच्चे के लिए कहाँ होता है? इसी यकृत में होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और हमने ये बताया था कि जो है पित्ताशय कहाँ होता है? तो पित्ताशय यकृत में होता है। पित्तरस कहाँ होता है? पित्तरस यकृत से ही निकलता है, लेकिन वो इकट्ठा किया जाता है पित्ताशय में, इसलिए तो इसको पित्ताशय बोला गया। उसमें पित्तरस इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। खैर आगे लिखिए। भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण करता है, उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। जैसे हमने बताया दो वर्णक होते हैं, एक बिलवर्डिन और एक बिलरुबिन। तो ये उत्सर्जी पदार्थ हैं, ये बाहर निकल जाते हैं उसी के जूस में बहते हुए, आंतों से होते हुए, छोटी आंत बड़ी आंत फिर मल के रूप में बाहर। तो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक, उसके बाद में एक एक पॉइंट लिखते चले जाइए। हमने कहा था कि यकृत के बहुत सारे काम हैं, तो उसके काम एक स्पेशली लिखवाना पड़ेगा, तो वही हम लिखवा रहे हैं आपको। कहिए तो जो है इसको हटा दें। अब फिर से लिखेंगे अगला पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, विटामिन ए को संचित करने का काम करता है कौन? यकृत। यकृत बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन ए शरीर में अगर कहीं संचित होता है तो कहाँ? यकृत में। ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ए को अपने पास संचित करने का काम करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ या अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, अगर, ध्यान रखिएगा सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे, हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं राइटिंग पे, ये ना सोचिए राइटिंग जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं अपने मुंह से, आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए। अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है, ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है। इतना बड़ा काम है यकृत का। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कर देता है। अच्छा, मानव शरीर में एक उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। उसको क्या करता है ये? अमोनिया को यूरिया के रूप में चेंज करता है, यूरिया के रूप में। ये बहुत छोटी छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम पॉइंट टू पॉइंट यकृत के विषय में लिखवा रहे हैं आपको, इसलिए भूलिएगा नहीं। यूरिया के रूप में, सभी लोग पाचन तंत्र पढ़ा देते हैं, लेकिन अब यकृति के बारे में जो यहाँ हमने बताया था पढ़ाते समय, उतना ही बता चले जाते हैं। लेकिन यकृति का बहुत सारा वर्क है, वो हम स्पेशली यकृति के हेडिंग में पॉइंट टू पॉइंट नोट करवा के लिखवा रहे हैं। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया जो है उसको क्या करता है? यूरिया के रूप में चेंज करता है। कौन? क्वेश्चन में आ भी चुका है और आ भी सकता है आने वाले समय में, और वनडे में तो स्पेशल आता है। वनडे में यही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूरिया को, अमोनिया को यूरिया के रूप में चेंज करता है। फिर हम इसको मिटा के लिखते हैं। एक प्रोथाम्बिन नामक एक जो है पदार्थ होता है, प्रोथाम्बिन। तो यकृत क्या करता है? प्रोथाम्बिन,
यकृत में ही लिखिएगा, यकृत का ही पॉइंट अभी चल रहा है। तो हमने क्या बताया कि प्रोथाम्बिन एक पदार्थ है, ये अभी कौन सा पदार्थ है इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये जो प्रोथाम्बिन है ना, ये विटामिन के साथ मिल करके ब्लड को थक्का जमाने में ये उपयोग में आता है। तो ये प्रोथाम्बिन नामक जो पदार्थ है, इसका क्या करता है, यकृत उत्सर्जन करता है। क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के साथ मिल करके ये ब्लड को क्लॉट मतलब थक्का जमाने का काम करता है। तो इस पदार्थ का निर्माण लिख लो, चाहे उत्सर्जन लिख लो, निर्माण। तो इस प्रोथाम्बिन का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। आगे लिख सकते हो कि जो रक्त का थक्का जमाने में किया जाता है, रक्त का थक्का जमाने में किया जाता है। इसका उपयोग रक्त का थक्का ये जो है विटामिन के जो है पोटेशियम विटामिन के साथ मिल करके थक्का जमाने का काम करता है ब्लड का। इसके आगे हिपैरिन, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हम लिख रहे हैं। ये कोई जो है पाचन तंत्र में कोई बताता ही नहीं है। तो हिपैरिन नामक एक पदार्थ होता है, ये क्या करता है, हिपैरिन नामक पदार्थ को भी यकृत, लिखिए अगला पॉइंट, हिपैरिन नामक पदार्थ को भी यकृत बनाता है। जो पदार्थ को भी यकृत बनाता है, इसका क्या काम है ये भी जान लीजिए। हिपैरिन जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, उन वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ये हिपैरिन जो रुधिर वाहिनियों में थक्का नहीं बनने देता। अब यहीं पे एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कि जो प्रोथाम्बिन है वो तो थक्का बनाता है विटामिन के साथ मिलकर के, और जो हिपैरिन है वो थक्का बनने नहीं देता है। ये अंदर रक्तवाहिनी में नहीं बनने देता है, और ये जब कहीं कट जाओ तो ब्लड निकल जाता है तो वो जम जाता है। किसके, ये भी शामिल होता है। शामिल तो ऐसे 6-7 प्रकार के जो है पदार्थ होते हैं। विटामिन के भी होता है, प्रोथाम्बिन भी होता है, और 4-6 प्रकार के होते हैं। वो जब हम ये जब पाचन तंत्र खत्म आज हो जाएगा, इसके बाद हम रुधिर परिसंचरण तंत्र ही पढ़ाएंगे, उसमें ये सब चीजें हैं। मगर यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि ये सब यकृत द्वारा ही निर्माण किया जाता है। इसलिए यकृत का वर्क हम स्पेशली आपको लिखवा रहे हैं, जो थक्का बनने नहीं देता है हिपैरिन। उसके बाद मिटाल के इसको लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं। एक काम इसका, ये सब यकृत के वर्क है, ध्यान दीजिएगा। यकृत बहुत काम करता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, और ये अगला पॉइंट है, पॉइंट डाल के लिखिए कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन,
प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन और ओसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन। सोचिए कितना काम था यकृत का, इसीलिए यकृत के हम काम को स्पेशली लिखवा रहे हैं। यकृत मतलब इंग्लिश में लीवर होता है, ये ध्यान दीजिए, लीवर। तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हुआ, ग्लोबिन प्रोटीन हुआ, ओसिन प्रोटीन हुआ का निर्माण करता है, निर्माण करता है। दिस इज द लास्ट पॉइंट। आपका हो गया यकृत खत्म, यानी कि पूरा का पूरा पाचन तंत्र हमने खत्म कर दिया। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि पाचन तंत्र तो आज खत्म हो गया, लेकिन पाचन तंत्र को मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। जितने प्रकार के क्वेश्चन पाचन तंत्र से बन सकते हैं, सभी क्वेश्चनों का हमने व्याख्या इसमें दे दिया, पूरा विस्तार विवरण हमने दे दिया, एक एक पॉइंट समझा दिया। उसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकता है। हम तो अक्सर कहते हैं कि कमेंट किया करें, लाइक किया करें, और हमारे ये यूट्यूब चैनल जो है यूपी उर्दू जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करते रहें साथियों, और शेयर करते हैं ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपका पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस, जीएस में 14 सब्जेक्ट जो हैं, तो 14 सब्जेक्ट में से 2-4 सब्जेक्ट छोड़ करके लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट हम कंप्लीट करवाएंगे। पूरा यूट्यूब पे फ्री डाल देंगे, आप लोग पढ़िएगा, एक एक पॉइंट बताते हुए, एक एक पॉइंट समझाते हुए पूरा यूट्यूब पे हम डाल देंगे। आप लोग पढ़िएगा और कामयाब होइएगा, यही हमारी सफलता है, हम इसी में खुश हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने पूरी क्लास देखी। कल हम नया चैप्टर साइंस का एक नया टॉपिक रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।